हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे बेंजामिन ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी। ये लर्निंग से रिलेटेड टेक्स्टोनॉमी थी। इसके कुछ उद्देश्य थे, लर्निंग को हम किस प्रकार से करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीटेट में बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करते हुए आज की क्लास को देखेंगे। सीटेट के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बेंजामिन ब्लूम और उनकी टेक्स्टोनॉमी को देखते हैं। तो देखिए, जो बेंजामिन ब्लूम थे ये कहाँ के निवासी थे। ये अमेरिका के निवासी थे। तो याद रखेंगे, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि हम बेंजामिन ब्लूम के टेक्स्टोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसने दी है उसके बारे में भी हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। देखिए, इन्होंने जो टेक्स्टोनॉमी दी थी उसका क्या रीज़न था। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो इस प्रकार से टेक्स्टोनॉमी को हम कोरिलेट करते हैं किससे, वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण जो इन्होंने किया था उसको हम टेक्स्टोनॉमी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जितनी भी सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उन सभी को हमने अपनी क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाया है। तो उन सभी को हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो इनके जो 3 डोमेन थे उनको देखते हैं। तो 3 डोमेन में इनका पहला डोमेन जो था वो था ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। दूसरा था भावनात्मक पक्ष, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। तीसरा था क्रियात्मक पक्ष, जिसको साइकोमोटर डोमेन हम बोलते हैं। तो इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो जो पहला पक्ष था जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं या इसको ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं, तो इसका देखिए ब्लूम ने वर्गीकरण किया था। कब किया था, 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। कब किया था, 1956 में। देखिए, ये मेंटल एबिलिटी से संबंधित था। देखिए, मानसिक जो हमारी क्षमता होती है उससे ये संबंधित था। सबसे पहले क्या किया था, सरल, फिर उससे कठिन की ओर। तो किस प्रकार से हम अधिगम करते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं, तो उनके उन्होंने स्तर बनाए थे। पहले निम्न स्तर, फिर उससे उच्च स्तर, फिर उससे उच्च स्तर। तो निम्न से उच्च स्तर की ओर ये ले जाया जाता था। तो किस प्रकार से हम चीज़ों को सीखते हैं, तो निम्न से उच्च स्तर की ओर हम चीज़ें सीखते हैं। तो उसको इन्होंने डिफाइन किया था। देखिए, उन्होंने जो ये जो स्तर बनाए थे उनको कितने भागों में बांटा था, उनको 6 भागों में बांटा था। तो आइए देखते हैं ये 6 भाग किस प्रकार से हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ब्लूम की टेक्स्ट देखिए ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसका सारा सार यहीं से है। जो हमको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है वो भी हमको मेनली यहीं से देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ब्लूम की जो पूरी टेक्सोनॉमी है उसको हम बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसको समझते हैं ब्लूम ने इसका कैसे वर्गीकरण किया, कैसे इसको रखा था। इन्होंने निम्न से उच्च स्तर की ओर इसको बनाया था। कैसे बनाया था, निम्न से उच्च स्तर की ओर इन्होंने इसको बनाया। तो सबसे पहले निम्न स्तर हो गया, उसके बाद उच्च स्तर, फिर उसके बाद उससे उच्च स्तर। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको बनाया। तो सबसे निम्न स्तर पर हमारा नॉलेज हो गया, सबसे उच्च स्तर पर इवेल्यूएशन हो गया। तो ये 1956 में किया गया था। देखिए, उसके बाद 2001 में रिवाइज की गई। तो जो रिवाइज किए गए उसमें क्या चेंजेस किए गए उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो 1956 के टेक्सोनॉमी थे उसको हम देखते हैं डिटेल में, 1 बाय 1 करके सबको समझते हैं। तो जो पहला था स्तर उसको हम नॉलेज बोलते हैं या उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि हम समझते हैं हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो थंबनेल है उससे आप समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो उसको हमने एज इट इज़ उसको अपने माइंड में रख लिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे निम्न स्तर का हो गया। जो सेकंड स्तर पे आता है कॉन्फ्रेंसन, कॉन्फ्रेंसन, उसमें देखिए क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसन में हम क्या करते हैं, समझ विकसित करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो हम पढ़ेंगे उसकी एक समझ विकसित करेंगे, उसको हम किस प्रकार से समझते हैं वो हमारा सेकंड नंबर का स्तर हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से हम समझ लेंगे। जो थर्ड स्तर का है उसका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, उसका हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशंस में आ जाता है। ये हमारा थर्ड स्तर का हो जाता है। चौथे स्तर पर है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस जिसको हम हिंदी में विश्लेषण बोलते हैं। एनालिसिस में जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा उसके छोटे छोटे यूनिट बना के उसको हम देखते हैं तो वो हमको और अच्छे से समझ में आता है। तो उसको हम चौथे स्तर पर रखते हैं। ये हमारा हो गया एनालिसिस। जो पांचवें स्तर का होता है सिंथेसिस। देखिए, सिंथेसिस में क्या करते हैं, जो हमने एनालिसिस में छोटे छोटे स्तर बनाए थे, सिंथेसिस में हम उसको सारे स्तर को समग्र रूप से एकत्र करके देखते हैं। तो वो क्या हो गया, संश्लेषण हो जाता है, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। जो छठा स्तर है, सबसे जो उच्च स्तर होता है उसको हम बोलते हैं
एवेल्यूएशन या मूल्यांकन उसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी स्तरों को वन बाय वन करके देख चुके हैं। देखिए मूल्यांकन में क्या होता है। मूल्यांकन में जैसे कि हमने कोई भी चीज़ पढ़ी तो उसका जब मूल्यांकन करते हैं टेस्ट के जरिए से, हमको उससे कितना ग्रहण कर लिया हमने, उससे कितना हम उससे समझ अपनी विकसित कर पाए, उसको हम किस प्रकार से समझ चुके हैं, या उसके हमारा जो एवेल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, कितना हमको आता है कितना हमको नहीं आता है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हो गई 1956 की बात। तो 1956 को हम डिटेल में समझ चुके हैं ब्लूम ने टेक्सोनॉमी में क्या क्या किया था। देखिए 2001 में इसका रिवाइज हुआ। तो रिवाइज में देखिए क्या किया गया। तो रिवाइज में सबसे पहले तो जितने भी हमको ये नाम दिए हुए थे, इनका क्या क्या, ये सभी नाउन थे, इनको हमने वर्ब के रूप में लिख लिए थे। क्या किया था, इनके हमने वर्ब के रूप में लिख लिए गए थे। जैसे कि नॉलेज को रिमेंबर के रूप में लिखा गया, कॉन्फ्रेंसन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को क्रिएट के रूप में लिखा गया था, और एवेल्यूएशन को एवेल्यूएट के रूप में लिखा गया। तो नाउन को वर्ब के रूप में लिखा गया था। तो इस प्रकार से इसको हम देख चुके हैं। देखिए अब इसमें क्या अंतर किया गया था। इसमें देखिए सबसे पहला तो अंतर किया गया, नाउन था उनके नाम चेंज किए गए, नाम को रिवाइज किया गया, वर्ब के फॉर्म में इनको लिखा गया था। इसके अलावा जो सबसे उच्च स्तर था उसको 5वें स्तर का बनाया गया, जो एवेल्यूएशन था उसको एवेल्यूएट में करके 5वें स्तर का बनाया गया। इसके अलावा जो छठे स्तर पर था सिंथेसिस, उसको जो 5वें स्तर पे था सिंथेसिस, उसको छठे स्तर में बनाया गया। तो बस इतना सा चेंज इसमें किया था। तो फिर इसको हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं। तो इसको हम समझ चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए नॉलेज में क्या करते हैं, चीज़ को हम देखते हैं एज इट इज़, उसको रख लेते हैं, उसके बाद समझ विकसित करते हैं, उसके बाद उसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, सिंथेसिस में उसको समग्र रूप से देखते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके अलावा एवेल्यूएशन में उसको हम एवेल्यूएट करते हैं कि उसको हम किस प्रकार से कितना उसको समझ चुके हैं, कितना हम ग्रहण कर चुके हैं, कितना हमको उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से अधिगम जो होता है ये इन्होंने चरण बताए थे 6 भागों में बांटकर। तो इसके अलावा ये तो हो गई पहले चरण के बाद, जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। दूसरा पक्ष है भावनात्मक पक्ष, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह या प्रेरणा। देखिए भावनात्मक रूप कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है। तो सीटेट का जब एग्ज़ाम पास करना है, जब हम खुद से अंदर से मोटिवेट होंगे, मोटिवेट कब होंगे, जब हमको इमोशनली ऐसा फील होगा या अंदर से मोटिवेट होंगे, तब हमको लगेगा कि हमको हाँ ये एग्ज़ाम पास करना है, हमको इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितनी हम मेहनत कर सकते हैं। जब अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ इसको पास करके हम टीचर बनेंगे, तो जब मोटिवेशन आएगा तभी हम उसको पास कर पाएंगे। तो ये कहाँ से जुड़ा होता है, ये भावनात्मक या इमोशनली रूप से जुड़ा होता है। तो उसी प्रकार से उत्साह, तारीफ, ये सभी कब होते हैं, जब हमको कोई भी चीज़ भावनात्मक या इमोशनली अच्छी लगती है। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो भावनात्मक पक्ष को हम कुल मिला के बोल सकते हैं ये हमारे दिल से रिलेट इसको कर सकते हैं, जब हमको अंदर से कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो ये भावनात्मक पक्ष हो जाता है। तो अगला जो है तीसरा क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम साइको मोटर डोमेन बोलते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष, देखिए नाम से पता चल रहा है क्रियात्मक पक्ष, जिसमें कोई क्रिया हो। जैसे साइकोमोटर, साइकोमोटर देखिए उसको बोलते हैं जिसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं। तो जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके जरिए से हम जो भी सीखते हैं तो वो सभी क्रियात्मक पक्ष के रूप में आती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए समझ चुके हैं जितनी भी शारीरिक क्रियाओं से हम सीखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमको टाइपिंग सीखनी है, अगर हमको टाइपिंग सीखनी है तो हम किसी की लाइव क्लास देख के टाइपिंग नहीं सीख सकते जब तक हम उस पर क्रिया नहीं करेंगे। हम अपनी उंगलियों को उस पर चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब उस पर हम क्रिया करेंगे तभी हम उसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शारीरिक क्रिया हो रही है। उसी प्रकार से हम साइकिल चलाना सीखते हैं। तो जब हमने साइकिल चलाना सीखी होगी जब कभी भी, तो हम किसी को देख के तो नहीं सीख गए होंगे साइकिल चलाना। जब हमने उस पर खुद क्रिया की होगी, हो सकता है 1-2 बार हम गिरे भी हों। तो जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो शारीरिक क्रिया से जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को सीखते हैं तो वो क्या हमारा क्रियात्मक पक्ष के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं जितनी भी वीडियो आपको हमने पढ़ाई है उस पूरे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी यहाँ पे पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जितने भी सीटेड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम
कर चुके हैं। देखिए जो सीटेट के लिए और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन सभी को हमने अपनी पिछली वीडियो में कराया है, तो उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे, ताकि जितनी भी अपडेट होंगी सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या वीडियो वो सभी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।